बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहसन अवैसी और आज हम इंशाल्लाह मैथमेटिकल पोर्शन करने वाले हैं जूनियर क्लर्क बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब का, जिसका केस नंबर है 43J 2022। मैथ के हवाले से सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। द वैल्यू ऑफ एन आर्टिकल विच वॉज परचेज्ड 2 years ago depreciated at 12% per annum. If its present value is 9,680, the price at which it was purchased is। कोई चीज़ है, उसको हमने किसी ख़ास कीमत पे ख़रीदा था। कोई आर्टिकल है, किसी कीमत पे हमने ख़रीदा था, वो उसने हमें नहीं बताई, वही हमने पता करनी है। आगे वो कहता है 2 साल गुजर गए, हर साल उसकी कीमत 12% कम हुई है। मतलब पहले साल अगर उसकी कीमत 100 रुपये थी तो 100 का 12% कम होकर अगले साल 88 रुपये बन गई। अगले साल 88 रुपये का 12% कम होकर, यानी कि तकरीबन जो है 8 या 9 रुपये मज़ीद कम होकर उसकी अब कीमत जो बन गई है वो 9,680 रुपये बन गई है। वो कहता है स्टार्ट में उसकी प्राइस कितनी थी वो आप निकाल कर दिखाएं हमें। तो हम इसको करते हैं क्वेश्चन को। इसके अंदर जो है सेम परसेंटेज जब डिक्रीज़ या इंक्रीज़ हो 2 या 2 से ज़्यादा कंटिन्यूस ईयर्स में, तो ऐसा जो इंटरेस्ट रेट होता है उसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। चाहे उसके अंदर लिखा हुआ हो या ना ही लिखा हुआ हो कंपाउंड इंटरेस्ट का वर्ड, लेकिन ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन होता है जिसमें सेम परसेंटेज की वैल्यू बढ़ जाए या कम हो जाए मुसलसल 2 या 2 से ज़्यादा सालों तक। ठीक है, अगर परसेंटेज कांस्टेंट परसेंटेज बढ़े या कम हो उसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। अगर कांस्टेंट अमाउंट जो है वो बढ़े या कम हो तो हम उसको एक लिहाज से कह देते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट है। बहरहाल हम इस क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का हमारे पास फॉर्मूला होता है A इज़ इक्वल टू P इंटू, अगर वैल्यू कम हो रही हो 1 माइनस लगा देते हैं यहाँ पे। अगर वैल्यू मुसलसल बढ़ रही हो तो यहाँ पे प्लस लगाते हैं। अगर वैल्यू मुसलसल कम हो रही हो तो यहाँ पे हम माइनस लगाते हैं। तो मैं यहाँ पे माइनस लगाऊंगा क्योंकि उसकी वैल्यू डिप्रिशिएट हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो 1 माइनस कितने परसेंट है, 1 माइनस R/100 रेज टू पावर टी। ये हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। इसमें ए है जो फाइनल अमाउंट हमारे पास बन जाती है। फाइनल अमाउंट हम किस तरह निकालते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट, एक्चुअल अमाउंट हम यहाँ लिख देते हैं ब्रैकेट के अंदर। यहाँ पे आर फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जो यहाँ पे 12% लगाया। ए फॉर फाइनल अमाउंट है जो हमारे पास 9,680 रुपये बनी है। और ऊपर टी जो है टी फॉर टाइम है, यानी कि कितने सालों तक ये प्राइस हमारी लगी है। ठीक है, तो अब इन सब का आपको पता है, जिस चीज़ की वैल्यू हमें पता है वो हम पुट कर देते हैं। ए की वैल्यू हमें उसने खुद ही दी हुई है 9,680 इज इक्वल टू पी फॉर प्रिंसिपल अमाउंट, ये हमने निकालनी है। 1 माइनस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है हमारा 12% है, 12/100 आ गया। पावर कितनी है, नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि कितनी बार उसको इंटरेस्ट लगा। वो कह रहा है मुसलसल 2 साल तक, 2 years ago, और जो है 12% पर एनम है, तो 2 years की बात की गई है, तो 2 साल, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हम अभी इसको आगे सॉल्व करते हैं। 9,680 ये पी यहाँ पे आ जाएगा इंटू, अब इसका हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम हमारा किस तरह आएगा, 100 हमारा नीचे आ गया, ऊपर हमारे पास आ जाएगा 100 माइनस 12, पूरा ऊपर स्क्वायर वैसे का वैसा रहेगा। अब हमारे पास ये ओवरऑल बनता है 100 माइनस 12 क्या बनता है हमारे पास, ये बनता है 88/100 हो गया। अब हम दोनों को जो है किसी ऐसे नंबर पे डिवाइड करते हैं, 4 पे ये दोनों डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, 22 4 88 और 25 4 100, तो फाइनली ये हमारे पास बन गया 22/25, सारे की पावर 2 हो गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इसको हम दूसरी तरफ लेकर जाएंगे। तो p की वैल्यू हमारे पास किस तरह आएगी, p इज़ इक्वल टू, ये 22/25 था, 22 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर, ये जब इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। 22 का स्क्वायर नीचे आ जाएगा, 25 का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। तो 25 मल्टीप्लाई बाई 25 ये ऊपर चला गया, 22 मल्टीप्लाई बाई 22 ये, क्योंकि इक्वल की दूसरी तरफ गए हैं तो इसलिए इसका रेसिप्रोकल बन गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये सारा 22 मल्टीप्लाई बाई 22 ये सारा का सारा इसके साथ कैंसिल हो जाता है और आंसर हमारे पास आता है 20। इस 20 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल हमारे पास आंसर आता है 12,500, जो कि हमारा बी ऑप्शन है, यही हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, 1 किलोमीटर इज़ इक्वल टू हाउ मैनी सेंटीमीटर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने आपके लिए टेबल बनाई है जिसके अंदर आप ये देख सकते हैं डायल है। इसमें राइट साइड पे आपके पास किलोमीटर दिया गया है, दरमियान में 2 स्टेप्स छोड़े गए हैं, बीच में मीटर आ गया, 2 स्टेप्स छोड़ के एंड में मिलीमीटर आ गया।
ये आप एक बार बना लें तो फिर आप मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर को किसी को भी दूसरे में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी एक चुटकी में। करने का तरीका बहुत ही आसान है। आप जब इस साइड वाले किसी भी यूनिट को इस साइड वाले किसी भी यूनिट में कन्वर्ट करना चाहें तो उसका बहुत ही आसान तरीका है, आपने उसको डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? आप ज़ीरोज़ काउंट कर लें। जैसे कि है मिलीमीटर, इसको आपने मीटर्स में कन्वर्ट करना है तो आप डिवाइड करेंगे, क्योंकि लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं। किससे डिवाइड करेंगे? मिलीमीटर से मीटर की तरफ आएँ तो देखिए कितने जंप्स लगाते हैं, 1 2 3, यानी कि 1000 से आप डिवाइड कर देंगे। ठीक है, मिलीमीटर से अगर मीटर में कन्वर्ट करना है किसी भी वैल्यू को तो आप डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे। बिल्कुल इसी तरह अगर आप मीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि आप राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, फिर 1 2 3 3 जीरो वाले नंबर से यानी कि 1000 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं आप लोग। बिल्कुल इसी तरह अगर आप सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, बल्कि सेंटीमीटर से किलोमीटर में, जैसा कि उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा है, अगर सेंटीमीटर से किलोमीटर में हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो सेंटीमीटर से किलोमीटर की तरफ आएँ तो सेंटीमीटर से किलोमीटर की तरफ देखिए कितने जंप्स बनते हैं, 1 2 3 4 5 जीरोज़ बनती हैं। अगर सेंटीमीटर से हमने किलोमीटर में जाना है तो हम क्या करेंगे, हम गिवन जो कोई भी वैल्यू हो उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, 50 वाले नंबर से, यानी कि 1 लाख से, 1 लाख से हम डिवाइड कर देंगे। बिल्कुल इसी तरह अगर किलोमीटर से सेंटीमीटर में हमने कन्वर्ट करना है तो जंप्स देख लें, 1 2 3 4 5। तो हम किलोमीटर से अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, राइट टू लेफ़्ट जा रहे हैं ना, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। राइट टू लेफ़्ट जा रहे हो तो मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 50 वाले से, यानी कि 1 लाख से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 1 किलोमीटर है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो ज़ाहिर सीधा 1 लाख सेंटीमीटर बनेगा हमारा, और यही हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर है, डी ऑप्शन। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह अगर मीटर से आपने किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1 2 3 3 जीरो वाले नंबर यानी कि 1000 से आप डिवाइड कर देंगे। किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 के साथ। मीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1 2 3 यानी कि 3 जीरो वाला नंबर यानी कि 1000 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 18, 892, इसका स्क्वायर वो हमसे पूछ रहा है। स्क्वेयर्स के बारे में कुछ बेसिक रूल्स हैं, वो आपके माइंड में होने चाहिए। ऐसा जो भी क्वेश्चन आ जाए उसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है, वो है मैनुअल करना। मैनुअली आपको करना पड़ेगा, वहाँ पे लिख कर 892 मल्टीप्लाई बाय 892 इस तरह करेंगे, फाइनल आपके पास आंसर आ जाएगा। ये ए ऑप्शन ही आपका राइट आंसर है। लेकिन फिर भी अगर आपके पास टाइम ना हो, और क्योंकि मैथमेटिकल पोर्शन हमेशा एंड में करना होता है, हमेशा, चाहे आपको अच्छी तरह आती भी हो तो एंड में करनी चाहिए। मैं खुद भी एंड में करता हूँ, मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप लोग भी एंड में ही करें, क्योंकि नहीं पता चलता कौन सा क्वेश्चन कितना ज़्यादा टाइम ले जाए। बाज़ औक़ात मुझे भी एक क्वेश्चन पे 15-15, 20-20 मिनट भी लग जाते हैं। जब टाइम बचा हो तो इतना ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि आप ये देख लें मैथ के क्वेश्चन को, अगर आपके पास टाइम नहीं बचा और आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इसके थोड़े बहुत हिंट्स होते हैं। जैसे कि स्क्वायर है, किसी भी नंबर का जब आप स्क्वायर निकाल रहे हो तो एक कॉमन सेंस की बात है, उसके डिजिट्स यूजुअली डबल हो जाते हैं। 892 है ना, इसके 3 डिजिट्स हैं तो इसके स्क्वायर के डिजिट्स 6 होंगे, लाजमी बात है। तो ये दोनों तो वैसे ही स्किप हो जाते हैं ना, बी और डी ऑप्शन, क्योंकि इन दोनों के डिजिट्स कितने हैं, 4 हैं, तो ये दोनों स्किप हो गए। ए और सी ऑप्शन में से कोई आपका बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे एक और चेक होता है कि आपने क्या करना है, जो इसका लास्ट डिजिट होता है ना, यूनिट्स प्लेस वाला डिजिट, यानी कि जो इसके अंदर 2 है, इकाई वाला हिस्सा, इसका आप स्क्वायर ले लें। जो वो स्क्वायर बनेगा उसका इकाई वाला हिस्सा आंसर के साथ मैच होना चाहिए। 2 का स्क्वायर 4 बनता है ना, तो हमारा ऐसा ऑप्शन होगा जिसके अंदर एंड में 4 आ रहा हो। यहाँ पे इन दोनों के एंड में 4 आ रहा है, तो इन दोनों के दरमियान में से कोई एक ऑप्शन आपका होगा। तो यहाँ तक आप पहुँच चुके हैं, 4 में से 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो चुके हैं। बाकी दोनों में से कोई एक तुक्का लगा दें, एटलीस्ट 50% चांस तो है, वरना ज़ाहिर है बेहतरीन तरीका तो यही है, आप इसको मैनुअली कर लें। अगर टाइम कम होगा तो आप 4 में से आपके 2 ऑप्शन इस तरह एलिमिनेट हो जाते हैं, बाकी 2 में से कोई एक ढूंढ लें। वहाँ ये भी हो सकता है कि आपके जो गिवन ऑप्शन 2 एंड में शॉर्टलिस्ट हो जाएं, उनमें से किसी एक के एंड में ये 4 आ रहा हो, एक के एंड में ना आ रहा हो, तो आपको कुछ भी मैथमेटिकली करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप बेसिक रूल्स को यूज़ करके ही फाइनल आंसर आराम से निकाल सकते हैं। बहरहाल यहाँ पे इसका आंसर 795664 ये वाला आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। इफ़ 30 men working 9 hours per day can reap a field in 16 days, in how many days will 36 men reap the field working 8 hours per day? 30 आदमी हैं, रोज़ के 9 घंटे काम करें तो 16 दिन के अंदर काम को पूरा कर लेते हैं, जो फील्ड है उसको रीप कर लेते हैं, जो खेत है उसकी कटाई कर लेते हैं। ठीक है,
आगे वो कह रहा है कि अगर वही 36 आदमी हो जाएं, डेली के 8 घंटे काम करें, तो बताएं कितने दिनों में वो खेत की कटाई कर लेंगे, ये वो हमसे पूछ रहा है। तो हम ओवरऑल इसको क्या कर लेते हैं, आदमी और घंटों के हिसाब से कर लेते हैं। देखें 30 आदमी हैं, 16 दिन काम करते हैं, डेली के 9 घंटे, तो 16 को 9 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो वो हमारे पास टोटल घंटे निकल आएंगे, ठीक है ना। तो मैन और आवर्स के दरमियान में रिलेशन किस तरह बनेगा, 30 मैन हो तो 16 मल्टीप्लाई बाय 9 इतने आवर्स लग जाएंगे। आगे वो कह रहा है कि 36 आदमी हो जाएं, अगर 36 आदमी हो जाएं तो अब मैं इसके घंटे निकालता हूँ। घंटे किस तरह निकालते हैं, घंटों को नंबर ऑफ़ डेज़ को आवर्स पर डे के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। टोटल दिन कितने हैं वो हमसे पूछ रहा है, डेज़ उसने हमें नहीं बताया, वो हमसे पूछ रहा है, मैं इसको डी कह देता हूँ। मल्टीप्लाई बाय आवर्स पर डे, डेली कितने घंटे काम करते हैं, अब वो 8 घंटे रोज़ के काम करते हैं, मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। अब ये टोटल घंटे इस दिन के पहले केस में इतने घंटे हैं, दूसरे केस में इतने घंटे हैं। तो अब हमने देखना है इसका डायरेक्ट रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है। इसको हम इस तरह देखेंगे कि देखिए एक्स या अननोन वाली जो भी वैल्यू है उसका एरो हमेशा अपवर्ड जाता है, ये तो आपको ऑलरेडी पता है, इसका एरो अपवर्ड ही जाएगा। जो दूसरी वैल्यू उसको हम देखते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी तो अपवर्ड जाएगा, वरना उसका एरो डाउनवर्ड जाएगा। अब देखिए ज़्यादा आदमी होंगे तो उनको ये काम कंप्लीट करने में कम घंटे लगेंगे, कम आदमी होंगे तो इसी काम को कंप्लीट करने में उनको ज़्यादा घंटे लग जाएंगे। तो इस तरह हमें पता चला कि ये जो रिलेशन है इन्वर्स रिलेशन है। अगर ज़्यादा आदमी होते ज़्यादा घंटे लग जाते, कम आदमी होते कम घंटे लग जाते, तो इसको हम कहते हैं ये डायरेक्ट रिलेशन है। अब ये इन्वर्स रिलेशन है तो दूसरे का एरो डाउनवर्ड जाएगा। अब जिस तरह हमारे एरोज़ दिए हुए उसी के मुताबिक हम इसको लिखते हैं। ये क्या बनेगा, 8D ओवर 16 मल्टीप्लाई बाय 9 क्या बनता है हमारे पास, ये बनता है 16 मल्टीप्लाई बाय 9, मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू ये 30 ओवर 36 है, 30 ओवर 36। तो 30 और 36 दोनों 6 पे डिवाइड हो जाते हैं, 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36, ठीक है, तो 5 ओवर 6 बन गया। अब ये जो है हमारा 8 ओवर 16 माइनस 9, न्यूमरेटर जो है ये इसको हम दूसरी तरफ ले आएंगे क्योंकि हमने डी की वैल्यू निकालनी है। तो न्यूमरेटर इस तरफ जब ये आएगी ये वाली टर्म, तो इस तरफ आकर ये रेसिप्रोकल हो जाएगी, 8 नीचे चला जाएगा, 16 मल्टीप्लाई बाय 9 ऊपर आ जाएगा। तो ये इस तरह हो गया, 16 मल्टीप्लाई बाय 9 ऊपर आ गया, 8 हमारा नीचे आ गया, इसको हम राइट साइड पे लेकर आए, रेसिप्रोकल हो गया ना। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 8 1 ज़ा 8 होता है, 8 2 ज़ा 16, और ये 2 1 ज़ा 2 होता है, 2 3 ज़ा 6 बन गया हमारे पास, और ये 3 1 ज़ा 3 होता है, 3 3 ज़ा 9 होता है। ओवरऑल हमारे पास अब ये न्यूमरेटर में ये 3 और न्यूमरेटर में ही ये 5 बन गया। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी सब कुछ कैंसिल हो चुका है। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15, ये हमारा राइट आंसर है। 15 दिन लगेंगे काम को पूरा होने में। क्वेश्चन नंबर 53, द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर x minus 35, x minus 25 and 1/2 x minus 10. Find the value of x. ये उसने हमसे पूछा है। कोई भी ट्राइंगल है उसके इंटरनल तीनों एंगल्स का समेशन हमेशा 180 डिग्रीज होता है। किसी भी ट्राइंगल के अंदर वाले तीनों एंगल्स को प्लस कर दें तो टोटल आंसर हमारे पास 180 आता है। इसी रूल को मैं यूज़ कर रहा हूँ कि पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल प्लस तीसरा एंगल इज इक्वल टू 180 हमारे पास बन गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो x वाली वैल्यूज़ हैं उनको आपस में प्लस कर देते हैं। ये एक x हो गया, ये दूसरा x हो गया, और ये 1/2 x यानी कि आधा x हो गया। 2 x ये पूरे हैं और आधा x ये वाला है, तो टोटल कितना बन गया, 2.5 x यानी कि 2.5 x, ठीक है। और इसके अलावा ये माइनस का 35 है, माइनस का 25 है और माइनस का 10 है। तीनों टर्म्स माइनस वाली हैं तो सबको प्लस करके फाइनल आंसर के साथ हम माइनस लगा देंगे। तो क्या बनेगा, 35 और 25 ये बनता है 60, 60 और 10 ओवरऑल बनता है 70, और इसके साथ साइन आएगा माइनस का, तो मैं इसको लिख दूंगा -70 इज इक्वल टू राइट साइड पे हमारे पास वही 180 ही रह जाता है। ओके, तो आगे हम किस तरह इसको प्रोसीड करेंगे। अच्छा, हो सकता है आपके माइंड में हो कि ब्रैकेट्स हमने ख़त्म किया, साइन चेंज क्यों नहीं किए। ब्रैकेट्स के दरमियान में प्लस प्लस वाले साइन थे, तो दरमियान में अगर प्लस वाला साइन हो अंदर वाले साइन सेम रहते हैं। दरमियान में अगर माइनस वाला साइन हो तो बाद वाली ब्रैकेट के साइन आपस में चेंज हो जाते हैं सारे। तो दरमियान में ऑलरेडी प्लस था तो सब ने साइन वैसे के वैसे ही रहने थे, तो मैंने इसलिए इसको डायरेक्टली वहीं पर ही प्रोसीड कर लिया। तो -70 इस तरफ आएगा तो प्लस का 70 बन जाएगा। 180 में जब 70 को प्लस करेंगे तो बनेगा 180 + 70, ये बनता है टोटल 250 इज इक्वल टू 2.5 x। ये 2.5 इस तरफ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 250 ओवर
2.5। तो डेसिमल को ख़त्म करेंगे, तो डेसिमल को ख़त्म करने के लिए हमारे लिए इसको 10 से मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे वाला बन जाएगा इस तरह हमारे पास बन गया। नीचे वाला 10 से मल्टीप्लाई हो गया 25 बन गया, और ऊपर वाला 10 से मल्टीप्लाई हो गया 2500 बन गया। तो 25 1 25, 25 100 आर 2500। तो फाइनली 100 हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57, द प्रिंसिपल विच विल अमाउंट टू ₹270.4 in 2 years at the rate of 4% per annum compound interest is। कोई एक चीज़ थी, कोई एक आर्टिकल था, उसकी वैल्यू 2 साल में हर साल 4% उसकी वैल्यू बढ़ी, फिर 2 साल गुजरने के बाद उसकी टोटल वैल्यू 270.40 रुपये बन गई है। वो कहता है उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी थी, ये हमने पता करनी है। कोई एक चीज़ थी, उसकी एक्चुअल वैल्यू कोई भी थी, हर साल वो 4% बढ़ती रही, तो 2 साल गुजरने के बाद उसकी टोटल वैल्यू 270.40 बन गई है। अब बताएं कि उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी थी, ये हमने पता करना। कंपाउंड इंटरेस्ट का हमारे पास फार्मूला ये होता है, फाइनल अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट ओवर 100 रेज टू पावर नंबर ऑफ ईयर्स, टी फॉर टाइम, नंबर ऑफ ईयर्स। इस आर का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, इस पी का मतलब होता है प्रिंसिपल अमाउंट जो हमने स्टार्ट में दी थी, ए का मतलब होता है फाइनल अमाउंट। तो इसको निकालने के लिए हम ये वाला फार्मूला निकालते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे उसने पी नहीं दिया, पी के अलावा बाकी सब कुछ दिया, तो मैं पी को ऐसे का ऐसे लिख दूंगा। फाइनल अमाउंट उसने हमें दे दी है 270.4 है, ठीक है, इनटू, अब यहाँ पे हमने प्लस लगाया क्योंकि उसकी वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है ना, विल अमाउंट टू इसका मतलब होता है बढ़ गई है, ठीक है ना। अगर डिप्रिशिएट होता तो हम इसको यहाँ पे माइनस लिख देते। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में चीज़ की वैल्यू बढ़ रही हो तो यहाँ पे प्लस लगाते हैं, कम हो रही हो तो यहाँ पे माइनस लगाते हैं। यहाँ पे वैल्यू बढ़ रही है इसलिए मैंने प्लस लगाया। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है हमारे पास 4% है, तो 4/100 हो गया, रेज टू पावर टी यानी कि 2 साल। ओके, अब हम क्या करते हैं, 1 + 4/100 है, तो मैं इसका एलसीएम लूँगा, ये बन जाएगा हमारे पास 100 नीचे आ जाएगा, ऊपर 104 आ जाएगा। सारे की पावर कितनी है 2 है, पी यहाँ पे आ गया इज इक्वल टू 270.4। अब देखें 104/100 है, तो ये दोनों, ये 4 के ऊपर ये सारा डिवाइड होता है, तो ओवरऑल बल्कि पूरे का पूरा हम 100 पे ही डिवाइड कर देते हैं, हमारे पास ये आंसर आ जाता है पी इंटू 1.04, इसका स्क्वायर बन गया इज इक्वल टू 270.4। तो ये 104 इसका स्क्वायर जो है उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, ये इस तरह हमारे पास बन गया 270 डिवाइडेड बाय 1.04 मल्टीप्लाई बाय 1.04। इसको जब हम फाइनली सिंप्लीफाई करेंगे तो 250, ये हमारा फाइनल आंसर आएगा, जो कि हमारे यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन सी। इसी क्वेश्चन को हम रिवर्स मेथड से भी कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट मेथड से करना उसके अंदर थोड़ा सा कैलकुलेटर का यूसेज काफ़ी हद तक ज़रूरी हो जाता है, तो हम इन्वर्स मेथड से कर सकते हैं, रिवर्स मेथड से, कि हमारे पास जो ऑप्शंस दिए गए उनमें से हम स्टार्ट करके हम देख लेते हैं। उसने खुद ही कहा था कि ऐसी कौन सी अमाउंट है उस चीज़ को 2 साल तक मुसलसल 4% अगर हम इंटरेस्ट लगाएं तो टोटल 270.40 बन जाती है। अब खुद अंदाज़ा लगाएं, 150 जो है 2 साल तक 4% लगना है, तो तकरीबन ये 8 या 9% के करीब पहुंच जाती है, क्योंकि पहले साल की जो 4% लगेगी दूसरे साल की उसी के ऊपर मज़ीद 4% लगेगी, तो ओवरऑल ये 8% से ज़्यादा बनती है, ठीक है ना। अगर आपको समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, लेकिन नहीं भी समझ आ रही तो आप ये बात माइंड में रख लें कि तकरीबन जो है ये टोटल 8% नहीं बनती, क्योंकि जो पहले साल के बाद जो 4% आएगी ऐड होगी वो उसके साथ टोटल अमाउंट ज़्यादा हो जाती है, उसमें मज़ीद जब 4% मिलाएंगे तो ओवरऑल हमारे पास तकरीबन 9% के करीब बन जाती है। तो इस तरह हम निकालेंगे। अब जो उसने गिवन ऑप्शन हमें दिए हैं वो है 150, 200 और 250। इनमें से ऐसी कौन सी अमाउंट है जिसके अंदर 2 बार 4% हम प्लस कर दें तो टोटल अमाउंट हमारे पास 270.40 बन जाएगी, तकरीबन इतनी बन जाएगी, ठीक है। ये हमने निकालनी है कि 2 बार अगर एक साल भी 4%, अगले साल भी 4%, तो टोटल हम तकरीबन कह सकते हैं तकरीबन ऐसे 8% के करीब हमारी अमाउंट बन गया, 8 या 9%। मैं 8% को लेकर चलता हूँ क्योंकि 8 नंबर को प्रोसेस करना ज़्यादा आसान होता है। तो मैं इन सब का 8% प्लस करता हूँ, 150 में भी इसका 8% प्लस करूँगा, 200 में भी इसका 8% प्लस करूँगा, 250 में भी इसका 8% प्लस करूँगा। सबसे पहले मैंने ये देखें 150 लिखा, इसका 8/100, 8% मैंने इसका निकाला, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 8/10, अब 8/10 बन गया, ये सिंप्लीफाई करके 4/5 बन गया। जब हमने सिंप्लीफाई किया तो ये 12 बन जाता है, तो 150 में इसका 8% यानी कि 12 बनता है, 150 में हम 12 प्लस कर दें, क्या ये 270 बनता है?
नहीं बनता, तो इसलिए 150 हमारा आंसर ऑप्शन कैंसिल हो जाता है। इसी तरह 200 को देख लें कि 200 का हम 8% निकालने की कोशिश करते हैं। 200 का 8/100, 2 से 2 कैंसिल हो गई, 2 × 8 16 बनता है। 200 में 16 प्लस कर देंगे तो 216 बन जाता है, 270 तो नहीं बनता ना, इसके आसपास ये अमाउंट नहीं बनती, तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं बनेगा। लेकिन जब हम 250 का इसी तरह करते हैं, इसका हम 8% लेने की कोशिश करते हैं, 250 × 8/100, 0 से 0 कैंसिल हो जाती है, 8/10 बन गया, तो 4 2 8, 5 2 10, 4/5 बन जाता है। 25 × 4 ये बनता है 100, 100/5 जब करते हैं तो 20 हमारे पास आंसर आ जाता है। 250 में जब ये वाला 20 इसका यानी कि 8% प्लस करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 270। तो यही हमें चाहिए था कि देखिए इसमें जब इसका 8% प्लस करते हैं तो हमें ये 270 हासिल हो जाता है। इन सब में जब हम इनका 8% प्लस करते हैं तो इसका बनता है टोटल 216 और इसका बनता है टोटल 162। किसी का भी 270 नहीं बनता, जिसका 8% प्लस करने से 270 बनेगा, वही हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60, a car travels 100 kilometers at a speed of 60 km/h and returns with a speed of 40 km/h. Calculate the average speed of the whole journey. एक गाड़ी है, 100 किलोमीटर का फासला तय कर गई भी है और आई भी है। जाते हुए उसकी स्पीड 60 की थी, वापसी पे उसकी स्पीड 40 की थी। वो कहता है उसकी एवरेज स्पीड निकालें। एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम करेंगे तो हमारे पास एवरेज स्पीड निकल आएगी। टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना है, जाने का भी 100 किलोमीटर है, आने का भी 100 किलोमीटर है, ठीक है। तो हमारे पास ये हो जाएगा 100 + 100 कितना बनता है 200, 200 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम हमने निकालना है। हमारे पास ना जाने का टाइम उसने दिया है ना ही आने का टाइम उसने दिया, तो हम टाइम को निकालते हैं, जाने के टाइम और आने के टाइम। यहाँ पे देखें इसी फॉर्मूले को अगर मैं रीअरेंज करूँ तो जाने के टाइम को मैं यहाँ पे कह देता हूँ T1, ठीक है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इस तरफ चला जाएगा, स्पीड की जगह स्पीड यहाँ पे आ जाएगी टाइम की जगह पे, तो ये बन जाएगा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो हमारे पास जाने के लिए डिस्टेंस ओवर स्पीड हमारे पास क्या बनेगी, डिस्टेंस है हमारे पास 100 किलोमीटर और स्पीड कितनी है हमारे पास, जाते हुए उसकी स्पीड है 60, ठीक है ना। इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूँगा ये बनता है 5/3। बिल्कुल इसी तरह जो वापसी पर उसका होगा सफ़र T2, वापसी पर जो उसका टाइम लगेगा क्या बनेगा, वापसी का डिस्टेंस यानी कि 100 किलोमीटर ओवर वापसी की स्पीड उसकी कितनी है। वो कह रहा है वापसी पे वो 40 km/h की स्पीड से वापस आया, 100/40। इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो 20 पे दोनों तकसीम हो जाते हैं, 5/2 हमारे पास आंसर आता है। 5/3 एंड 5/2 ये हमारे पास टोटल टाइम है। जाने का टाइम लगा 5/3 और वापसी का टाइम लगा 5/2। तो इस तरह मैं टोटल टाइम निकाल लेता हूँ। टोटल टाइम मेरा किस तरह आएगा, टोटल टाइम T इज़ इक्वल टू 5/3 + 5/2। इसको जब मैं प्लस करता हूँ ओवरऑल हमारे पास बनता है 6, एलसीएम बनेगा हमारे पास 6, 3 2 6, 2 5 10 प्लस 2 3 6, 3 5 15, 15 + 10 25/6 ये हमारे पास है टोटल टाइम। कैपिटल T की वैल्यू हमारे पास 25/6। तो हमारे पास ओवरऑल टोटल एवरेज स्पीड का फॉर्मूला था स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास है कितनी, टोटल डिस्टेंस था, जाने का भी 100 किलोमीटर आने का भी 100 किलोमीटर, टोटल 200 किलोमीटर था हमारे पास। डी की वैल्यू डिस्टेंस की वैल्यू डिवाइडेड बाय हमारे पास टाइम, टी की वैल्यू कितनी थी, टाइम की वैल्यू हमने अभी निकाली है 25/6, ठीक है ना। तो स्पीड का फॉर्मूला था डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस तो हमने यहीं से निकाल लिया गिवन क्वेश्चन से, लेकिन टोटल टाइम हमारे पास नहीं था। टोटल टाइम को निकालने के लिए हमने दोनों केसेस का अलग अलग से टाइम निकाला, तो फाइनली हमारे पास टाइम की वैल्यू बनी 25/6। ये 25/6 मैं इसके ऊपर डिवाइड कर देता हूँ, 200 डिवाइडेड बाय 25/6। अब आपको पता ही है डिवीजन के बाद कोई फ्रैक्शन आ रही हो तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन बन जाता है और फ्रैक्शन का इन्वर्स बन जाता है, इसलिए मैं इसको लिख दूँगा 200 × 6/25। तो 25 1 ज़ा 25 होता है, 25 8 ज़ा 200 होता है, तो 8 × 6 इज़ इक्वल टू 48 km/h। ये हमारी एवरेज स्पीड है गाड़ी की, जाने की भी और आने की भी। जाने की स्पीड थी उसकी 60, आने की स्पीड थी उसकी 40, एवरेज स्पीड उसकी बनी 48।
आपने ऐसा हरगिज़ नहीं करना कि दोनों को प्लस करके फिर उस 2 पे डिवाइड कर दें। ऐसा तब करना होता है, ऐसा जो है ना आपने सिर्फ़ और सिर्फ तब करना है, नहीं ऐसा करने की कोई भी सिचुएशन नहीं है। टोटल स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। आप पहले टोटल डिस्टेंस पुट करेंगे, टोटल टाइम पुट करेंगे, उनकी वैल्यू निकालेंगे और इसी तरह एंटर करके आप इसका आंसर निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 62, इफ़ n इज़ अ नेचुरल नंबर 9 raised to power 2n minus 4 raised to power 2n is always divisible by 5, 13 या both a and b। आप इसको सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है कि आप क्या करें, वो कह रहा है हमें 9 raised to power 2n माइनस 4 raised to power 2n। आप क्या करें, n की जगह पे 1 पुट कर दें। 9 raised to power 2 मल्टीप्लाई बाई 1 यानी कि 2 हो गया, माइनस 4 raised to power 2 मल्टीप्लाई बाई 1 यानी कि n की जगह पे आप 1 पुट कर दें तो यही 2 ही बन जाएगा ना। 9 का स्क्वायर यानी कि माइनस 4 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर बनता है 81 माइनस 4 का स्क्वायर बनता है 16। 81 में से जब 16 माइनस करते हैं तो 65 आपका आंसर आता है। अब वो कह रहा है ये वाला नंबर इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाय, किस चीज़ पे डिवाइड हो सकता है। अब खुद अंदाज़ा लगाएं, 5 या 13 किसी पे ये तकसीम हो सकता है। ये 13 पे भी तकसीम होता है, 5 पे भी तकसीम होता है। 13 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 65 होता है। तो ऐसा कोई भी नंबर हो, ये 13 पे भी डिवाइड हो जाएगा, 5 पे भी डिवाइड हो जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 78, एवरेज वेट ऑफ 10 पीपल इज इंक्रीज्ड बाय 1.5 kilograms when one person of 45 kg is replaced by a new man, then weight of the new man is। 10 लोग थे, उन 10 लोगों का एवरेज वेट जो है वो 1.5 किलोग्राम बढ़ गया, ठीक है ना। मतलब सबका वेट 1.5 किलोग्राम बढ़ गया। एवरेज वेट बढ़ाने का मतलब होता है सबके हिस्से में 1.5 किलोग्राम एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। तो टोटल एक्स्ट्रा वेट कितना बन गया जो इंक्रीज़ हुआ है, 10 लोग थे, सबका वेट 1.5 किलोग्राम एक्स्ट्रा बढ़ गया। तो टोटल कितना बढ़ा हमारे पास, 15 किलोग्राम हमारे पास एक्स्ट्रा वेट बढ़ गया, ठीक है। वो कहता है बढ़ा क्यों है, 45 किलोग्राम वाला कोई एक बंदा था, उसको हमने इन 10 लोगों में से उसको निकाल कर उसकी जगह पे हमने नया बंदा रखा है, ठीक है ना। अब जाहिर है 45 किलोग्राम वाला जिस बंदे को हमने निकाला है और नया बंदा जिसको हम लेकर आए हैं उसी की वजह से ये बढ़ा है ना। तो एक्स्ट्रा वेट हमारा कितना बढ़ा, 15 किलोग्राम। जो बंदा हमने निकाला है वो कितने किलोग्राम का निकाला था, 45 किलोग्राम वाला। उसकी जगह पे जो नया बंदा आया है तो उसका वेट कितना होगा, जाहिर है ये 15 किलोग्राम उसकी वजह से बढ़ा है। तो 45 किलोग्राम वाला वो वाला बंदा, उसका वेट, और 15 किलोग्राम वाला जो नया बंदा आया उसका जो एक्स्ट्रा वेट है, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा नए बंदे का टोटल वेट, यानी कि 60 किलोग्राम। यही हमारा फाइनल आंसर है।